Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir Hussain of here. This class 7th history, chapter number 3, the Delhi Sultanates, the lecture number 2nd of this chapter. Let us start today's first topic. A closer look, administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaqs. अगर हम बात करें तो कोई भी बादशाह जो होता है उसके लिए हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाएगा। तो चाहे कितना भी वो पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने पिछली बार कहा था कि हम सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सुल्तानस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खास तौर पे है खिलजी डायनास्टी और तुगलक डायनास्टी जो थी सल्तनत पीरियड में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने किस तरह से अपने एरियाज वगैरह बढ़ा दिए, किस तरह से उन्होंने कनकेस्ट्स किए दूर दराज इलाकों में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एक रूलर था स्लेव डायनास्टी का, अगर आपको याद हो मैंने पिछली बार कहा था कि जो लास्ट डायनास्टी थी हिंदू डायनास्टी, उस वक्त जो दिल्ली पे रूल कर रही थी वो चौहानस थे। उनका लास्ट रूलर था पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो मोहम्मद गोरी थे उनसे जंग हार कर उसको मारा गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने खुद यहाँ पे रूल नहीं किया, उन्होंने अपने एक बैंडेंगा या अपने एक स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ का रूलर बनाया। इस तरह से स्लेव डायनास्टी की शुरुआत हुई। लेकिन अब ये जो रूलर बने इन्होंने अपने आप को सुल्तान टाइटल दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका जो दामाद था सनल्लाह इल्तुतमिश, वो रूलर बने। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उन्होंने जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे या लैंड चीफ्टेंस वगैरह थे उनको गवर्नर वगैरह नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो गुलाम खरीदते थे, स्लेव्स खरीदते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, उनको पर्शियन में बेंडंगा कहते थे। तो वो उन बेंडंगास को उन्होंने मतलब आला पोजीशंस पे बिठाया, गवर्नर्स वगैरह की पोजीशन दी, क्योंकि ये स्लेव्स अपने मालिक के काफी वफादार होते थे। क्योंकि अगर हम बात करें जो ये जो स्लेव डायनास्टी जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह, ये खुद भी स्लेव्स ही रह चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो खिलजीज और तुगलक्स थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी बेंडंगास जो स्लेव्स वगैरह थे उनको आला पोजीशंस पे तैनात किया और वहां पे पोजीशंस दे दी। इसके अलावा उन्होंने दे रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। हम्बल बर्थ का मतलब होता है एवरेज लोगों को, जो ज्यादा अमीर वगैरह नहीं थे, अमीर तबके के नहीं थे, एवरेज बर्थ वाले लोगों को जो है, जो उनके क्लाइंट्स भी थे, जो उनके साथ मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पोजीशंस वगैरह हासिल कर चुके थे, तो उन्होंने उनको जनरल्स बनाया आर्मी में और इसके अलावा गवर्नर्स वगैरह बनाया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई। क्योंकि पहले ही इनके कोर्ट में जो ये बादशाह हुआ करते थे, इनके कोर्ट्स में बड़े बड़े नवाब थे जो कि टर्किश और अफगान ओरिजिन के थे, जो जिनको ये चीजें पसंद नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेट्रॉन जिन्होंने बना लिए, ये स्लेव जो होते थे ये अपने मालिक की काफी रेस्पेक्ट करते थे और उनके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन जब उनका मालिक मरता था उसका बेटा वगैरह हायर बनता था, हायर का मतलब होता है उनका बेटा फिर रूलर बनता था, तो उसके उसके लिए उनकी रेस्पेक्ट उतनी ज्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और काफी ज्यादा डायनास्टीज फिर चेंज होने लगी। जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं खिलजी डायनास्टी की। तो खिलजी डायनास्टी की शुरुआत जो थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। एक्चुअली में वो अफगान ओरिजिन के थे, लेकिन अफगान और टर्किश ओरिजिन के नवाब्स के बीच में वहां पे काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद विक्टोरियस हुए अफगान नवाब्स, और उन्हीं ने उन्होंने ही जलालुद्दीन खिलजी को वहां का रूलर बना दिया, या हम कह सकते हैं सुल्तान बना दिया। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें खिलजीज और तुगलक्स जो थे, जो उनको जिनका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मोनार्ची का रूल चल रहा था, उन्होंने जो मिलिट्री कमांडर्स गवर्नर्स वगैरह चुने थे, उन्होंने उनको अलग अलग एरियाज दिए जिनको वो एकताज कहते थे। जिस तरह से हमारी कंट्री को अलग अलग स्टेट्स वगैरह में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह से इन सुल्तानस ने जो खिलजी और तुगलक डायनास्टी की थे, इन्होंने अपनी जो सल्तनत थी उसको भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसको वो इक्ताज बोलते थे। और जो इक्ताज का अब हेड होता था या गवर्नर होता था उसको इक्तदार बोलते थे या मुफ्ती बोलते थे। उसकी ड्यूटी क्या होती थी,
उसकी ड्यूटी ये होती थी मिलिट्री कैंपेन्स करना, उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन इलाकों में वो अब इक्तदार या मुक्ति होते थे। और एक्सचेंज में क्या होता मतलब देना पड़ता था, अगर हम बात करें एक्सचेंज में ये होता था कि उस इलाके का रेवेन्यू वगैरह अब यही इक्तदार कलेक्ट करते थे और उसके बाद उसी रेवेन्यू में से अपने फौज को सैलरी वगैरह वो देते थे। तो इस तरह से ये जो इक़्तिदार वगैरह थे ये भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए थे। लेकिन इनकी जो पोज़ीशन थी वो इनहेरिटेबल थी। इसका मतलब अगर कोई मुफ्ती मर जाता था तो उसका बेटा वहाँ का मुफ्ती नहीं बनता था, बल्कि वहाँ पे किसी और को, जो सुल्तान था वो किसी और को वहाँ का उस एरिया का मुफ्ती बना देता था। उस मतलब एकता का हेड बना देता था। और उसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ये इक़्तास वगैरह उनको दिए जाते, उसके बाद ये चेंज भी होता था। जो भी दिल्ली सुल्तानस ने हिंटरलैंड्स को कॉन्क्योर किया था, हिंटरलैंड्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक सिटी है, सिटी के आसपास के जितने भी एरियाज है उनको वो अपने कंट्रोल में उन्होंने लाया। उसमें बहुत सारे चीफ्टेन्स वगैरह रहते थे। चीफ्टेन्स का मतलब होता है जो अलग अलग क्लान्स या अलग अलग ट्राइब्स के लीडर्स थे। तो लैंड चिफ्टन जो जिनके पास हम कह सकते हैं काफी ज्यादा जमीनें वगैरह थी, या हम समानता की बात करेंगे जैसे हमने चैप्टर 1 में की थी कि जो भी लैंडलॉर्ड्स, लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उस इलाके में, तो उन्होंने क्या किया, उनको अथॉरिटी मतलब कबूल करनी पड़ी अलाउद्दीन खिलजी की। उन्होंने उन सब को वहां पे अगर हम बात करें उनके राइट से वहां पे बेदखल किया और वहां पे हम कह सकते हैं अपने कंट्रोल में वो सारा रेवेन्यू सिस्टम वगैरह वहां का लाया। तो पहले क्या होता था, पहले समानता जो लैंडलॉर्ड होता था उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती थी। सिर्फ वो समानता पहले गिफ्ट्स वगैरह देता था रूलर को, वो अपने रेवेन्यू का हिस्सा वगैरह नहीं देता। लेकिन अब इन्होंने रेवेन्यू वगैरह भी हासिल करना शुरू किया, टैक्सेस वगैरह भी शुरू कर दिए लेने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो लोकल चीफ्टेन्स वगैरह थे उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाए गए, उनको अब टैक्सेस देने पड़ रहे थे। तो कुछ लैंडलॉर्ड्स वगैरह या कुछ चीफ्टेन्स वगैरह जो थे उनको एज रेवेन्यू कलेक्टर्स भी वहां पे रखा गया। अब रेवेन्यू किस चीज के लिए लिया जाता, कल्टीवेशन पे। जितनी भी कल्टीवेशन होती थी उसको खराज बोलते थे उस इस वाले टैक्स को। जो फॉर एग्जांपल एक पीजेंट या एक फार्मर होता था, उसके मतलब जो जमीन में से 100 बोरियां निकलती थी अनाज की, तो 100 में से 50, इसका मतलब 50% उसे देना पड़ता था एज टैक्स। इसी तरह से कैटल पर भी टैक्स होता था, जो जानवर वगैरह उनके घरों में होते थे। इसके अलावा हाउसेस पर, जो उनके मकान होते थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, दिल्ली के दूर दराज इलाके फॉर एग्जांपल बंगाल प्रोविंसेस वगैरह, अ, तो वो काफ़ी हम कह सकते हैं दिल्ली सुल्तानस की हदूद से दूर थी। वो वहाँ पे अपना रूल बरकरार नहीं कर पाए। ख़ासकर जब दिल्ली सुल्तानस ने साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पे रूल करना शुरू किया या उन पे कैंपेन्स वगैरह शुरू किए। जो दूर-दराज गैंगेटिक प्लेन्स थे, गंगा रिवर के जो प्लेन्स वगैरह थे, वहाँ पे लोकल चीफ्टेन्स जो फॉरेस्टर्स वगैरह वहाँ पे थे, वहाँ पे लोकल चीफ्टेन्स वगैरह जो ट्राइबल लीडर्स थे, उनका ही कंट्रोल था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने कोशिश की थी कि हम उन चीफ्टेन्स वगैरह पर भी कंट्रोल हासिल करें, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा। उसके बाद वो इलाके फिर से आज़ाद हो गए। वो मतलब हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली अलग-अलग चीफ्टेन्स के अंडर में वहाँ पे काम करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो 2 अलग-अलग डायनास्टीज़ के रूलर्स थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनास्टी के एक बेहतरीन बादशाह थे और मोहम्मद तुगलक, तुगलक डायनास्टी के एक बेहतरीन बादशाह थे। लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क था। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के दौर में कई बार 2 बार हम कह सकते हैं मंगोलियंस ने अटैक किया, लेकिन दोनों बार अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने उनको हराया, क्योंकि इसके पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक ने भी बहुत बड़ी आर्मी रखी थी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो इनके अंडर में भी अटैक हुआ और उन्होंने भी उसको डिफेंड कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन का मतलब होता है एक टाउन
जिसमें किंग, उसकी फैमिली और इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाकों में फौज तैनात की जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने इन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बनाया, जो ओल्डेस्ट सिटी वगैरह थी उसको इन्होंने खाली किया। एक्चुअली में मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से उनके वो डिक्लाइन का बायस भी बने। ये काफ़ी अच्छे रूलर थे, लेकिन इनकी कुछ गलतियाँ थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाऊंगा, मैं साउदर्न इंडिया की तरफ दौलताबाद जो है, दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाऊंगा। इसलिए इन्होंने दिल्ली के बहुत सारे इलाकों को खाली कराया और वहां की तरफ शिफ्ट हुए। अब यहाँ पे देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो अपने सोल्जर्स को किस तरह से मतलब खाना वगैरह देते थे या सैलरी वगैरह देते थे। तो ये वहाँ पे गंगा यमुना मतलब हम कह सकते हैं ये जो एरिया था, वहाँ पे तकरीबन टैक्सेस वगैरह फिक्स थे। 50% वहाँ के पीजेंट से वो लेते थे, उसके बाद वो सोल्जर्स वगैरह में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, अ, ये जो सेम एरिया था वहाँ पे वो मतलब हम कह सकते हैं टैक्स वगैरह लेते थे, उसी में से वो अपनी आर्मी को भी देते थे। मगर इतनी बड़ी आर्मी को संभालना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आर्मी को ही कम किया। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स, द सुल्तान लीविड एडिशनल टैक्सेस। तो इन्होंने कुछ टैक्सेस बढ़ा भी दिए थे, जिसकी वजह से फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई। फेमाइन का मतलब ये होता है जब लोगों के पास भी कुछ खाने के लिए नहीं बचा, जब वो टैक्सेस देते रहे तो उनके पास भी कुछ नहीं बचा, तो फेमाइन की वजह से वहां पे कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी अपने सोल्जर्स को मतलब हम कह सकते हैं रेवेन्यू वगैरह में से ही, या जो इक़्तिदार वगैरह होते थे ना, इक़्ताज़, इक़्ताज़ में रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था, उसी से आर्मी का खर्चा चलता था, उसी में से आर्मी को सैलरी भी दी जाती थी। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन्होंने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देनी शुरू कर दी। इसके लिए भी इन्होंने एक मतलब हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने टोकन करेंसी शुरू की। टोकन करेंसी वही वैसी होती है जैसे आजकल हमें देखने को मिलती है। उस वक़्त के बादशाह अक्सर गोल्ड या सिल्वर की कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन्होंने जो चीप मेटल्स है, सस्ते मेटल्स है, उनका इस्तेमाल किया। लेकिन वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स को छुपा के रखा, और जो सस्ती कॉइन्स थी, सस्ते मेटल की कॉइन्स थी, उनका ही इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। लेकिन 14th सेंचुरी में आप ये समझिए, उस वक़्त लोग इस तरह की करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। आज हमारी गवर्नमेंट हमें डिक्लेयर करती है कि ये करेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, तो वही हमारे लिए प्रिंट या हम कह सकते हैं मिंट कॉइन्स वगैरह करती है, प्रिंट करेंसी करती है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है वो सारे लोगों को मानना पड़ता है। लेकिन उस वक्त मोहम्मद तुगलक के रीन के अलावा बहुत सारे अलग अलग डायनास्टीज के रूलर्स रूल कर रहे थे, तो वो इस तरह की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा। यहाँ पे हम देखते हैं, अलाउद्दीन's एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड chroniclers praised his reign। तो इनके जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे वो सारे सक्सेसफुल हुए। और दूसरा, ये जो हिस्टोरियंस वगैरह, जो उस वक्त के राइटर्स वगैरह थे, इन्होंने इसके बारे में तारीफें ही की है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो प्राइसेस वगैरह थे, उन पर कंट्रोल हासिल किया, तो काफ़ी सस्ते दामों में वहाँ पे चीज़ें वगैरह बिकती थी। और मंगोलियन इन्वेजन को भी अच्छी तरह से इन्होंने डिफेंड किया। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कश्मीर पे के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना चाहा, जिस जो डिजास्टर साबित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने सबसे पहले जो गलती की थी, इन्होंने अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट किया। दूसरा, इन्होंने नकद जो हम कह सकते हैं कैश में सोल्जर्स को सैलरी देने का फैसला किया। इसके अलावा टोकन करेंसी का इस्तेमाल करने लगा। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से फेमाइन लाइक सिचुएशन आई। और इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने जो कश्मीर पे अटैक किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ और दूसरा फेलर भी साबित हुआ इनके लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि यही अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज़। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तुगलक, सईद, लोदीज़ वगैरह इस सल्तनत पीरियड का हिस्सा थे।
जिन्होंने टिल 1526 तक रूल किया। तो अलग अलग एरियाज इनके अंडर में थे, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउदर्न इंडिया। तो बहुत सारी जगहों पे इंडिपेंडेंट लीडर्स रूलर्स भी रूल कर रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, उसी दौरान का एक हम कह सकते हैं अफगान रूलर साबित हुआ शेर शाह सूरी, जिसका असली नाम फरीद था, जो कि जिन्होंने रूल किया 1540 से 1545 तक। इन्होंने अपना कैरियर एक स्मॉल हम कह सकते हैं स्मॉल टेरिटरी जो बिहार के पास थी, वहाँ का एक मैनेजर था ये। तो उनको अपने अंकल ने उनके अंकल ने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इस तरह से अपनी फौज वगैरह तैयार की, बढ़ाई, और इन्होंने हुमायूं, जो कि बाबर के बेटे थे, जो मुगल डायनास्टी लोदीज के बाद स्टार्ट हुई, उनको हराया। जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने दिल्ली पे 1540 से 1545 तक रूल किया। लेकिन एक दिन ये अपने गन की सफाई कर रहे थे, तो उसमें से गोली चली, जो इसके मुंह के जरिए इसके सर में चली गई, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। तो इनकी जो डायनास्टी थी काफी मतलब कम समय तक रूल उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनका जो रूल था काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, मतलब हम कह सकते हैं उस वक्त का बेहतरीन रूल इन्होंने किया। इन्होंने बंगाल से लेकर पाकिस्तान, जो आज का हमारे पास लाहौर पाकिस्तान है, वहां तक एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। और जो हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर के लिए भी काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी आसान हो गई, क्योंकि इस तरह का मॉडल तैयार किया था शेर शाह सूरी ने। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, या अमान अल्लाह।